हेलो। कैसे हैं आप लोग? अ, उम्मीद है कि आप लोगों को पहले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब तक हम लोगों ने पोर्टुगीज के बारे में, डच के बारे में और इंग्लिश के बारे में देख रखा है। ये लास्ट लेक्चर रहेगा यूरोपियनों का आगमन पर। अब हम लोग थोड़ा फ्रेंच के बारे में देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ कुछ ईयर है और कैनेटिक वॉर है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठा है और आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन उठेगा, चाहे आप बीपीएससी सीसी 21st वाला प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ये क्वेश्चन कर्नाटिक वॉर पे हमेशा आया है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसका बैकग्राउंड थोड़ा पेचीदा है। थोड़ा मामला इसमें उलट पलट होता रहता था कर्नाटिक वॉर का। तो हम लोग इतना टर्म्स याद नहीं करेंगे, बस हम लोग ये याद मोटा मोटी हम लोग देखेंगे कि लड़ाई का मेन रीजन क्या था, ऊपर ऊपर तौर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग ईयर देखेंगे और कौन सा संधि हुआ था, कौन सा ट्रेटी हुआ था और कब हुआ था। ईयर, व्हेन, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पहले वाला लेक्चर ठीक लगा होगा, पहले वाला क्लासेस ठीक लगा होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंच पर। ठीक है, फ्रेंच का नींद सबसे लेट में खुलता है। वो आते हैं 1664 के आसपास, सबसे लास्ट, लास्ट टू अराइव इन इंडिया। सबसे लेट में इंडिया आते हैं। ठीक है, जिस टाइम इंडिया आए थे उस टाइम किंग ऑफ फ्रांस कौन था? लुई 14। क्वेश्चन है, लुई 14 उस टाइम फ्रांस का राजा हुआ करता था। कंपनी का फाउंडेशन रखाता है। ये कंपनी का नाम ये है, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटी तौर पे ये देखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, जो 1664 के अंदर आता है। किंग को एडवाइस करने वाला, लुई 14 को एडवाइस करने वाला सबसे फेमस मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर था कॉलबट, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, है ना। तो फ्रांस मिनिस्टर क्या बोलता है? किंग को एक मशवरा देता है कि सब इतना पैसा कमा रहे हैं ईस्ट से, हम लोगों को भी वहां जाना चाहिए। और वही सेम चीज होता है, कॉलबट का बात को मान लिया जाता है। और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट उसको बनाया जाता है। शुरू में ट्रेड का मोनोपोली सिर्फ 50 सालों तक, उसके बाद वो धीरे धीरे कम भी होगा और धीरे धीरे फ्रेंच एलिमिनेट भी हो जाएंगे। बहुत रीजन रहेगा फ्रेंच को हटने का। सबसे मेन रीजन 1789 रहेगा। 1789 में फ्रांस का क्रांति हो जाता है, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा गया इंग्लिश में, फ्रांसीसी क्रांति कहा गया हिंदी में। और यहाँ पे 1799 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन का वॉर, नेपोलियन का टाइम रहेगा। और नेपोलियन का जिस टाइम टाइम रहेगा उस टाइम इंडिया पे फोकस कम हो जाएगा और पूरी तरीका से डच, पूरी तरीका से फ्रेंच, ये लोग कर्जा में डूब जाएंगे। पैसा ही नहीं रहेगा। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा महंगाई रहेगा उस टाइम फ्रांस में, कि अपना खाने के लिए तो उस टाइम रहेगा नहीं। क्या ये लोग कॉलोनी बनाएंगे या क्या कॉलोनी से वो लोग ट्रेड कर पाएंगे? ठीक है, तो मेन उस टाइम सुप्रीम पावर उभर करके सामने आता है इंग्लिश। जो ब्रिटिशर्स ही होते हैं, इंग्लिश ही होते हैं ऐसा, जो फिर इंडिया में रहते हैं और राज करते हैं और लंबा टाइम तक राज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल एक्सपीडिशन देखते हैं। इनिशियली कहाँ पे फ्रेंच आए थे, कब आए थे? ये तो हम लोगों ने जाना कि 1664 में आया था। ठीक है, फ्रांसिस कैरोइन को भेजा जाता है। मशवरा रहता है किसका? कॉलबेट का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। हालांकि भेजा किसको गया? फ्रांसिस कैरोइन को भेजा गया पहला एक्सपीडिशन लेकर के 1667 में, यानी उसके जस्ट 3 साल बाद वो आया। वो भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री इन सूरत। और लेटर आने वाले दिनों में मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री लगता है और उसको भी सुल्तान ऑफ गोलकुंडा परमिशन देता है। तो सारा देखो एकदम खिचड़ी बन गया है। खिचड़ी इन द सेंस, डच को भी सूरत मिला था, डच को भी मुस्लिमपट्टनम मिला था, डच को पुलिकट मिला था। यहाँ पे मुस्लिमपट्टनम, यहाँ पे पुलिकट, यहाँ पे सूरत। इंग्लिश आता है, इंग्लिश को भी सेम, यहाँ पे मुस्लिमपट्टनम मिलता है, यहाँ पे सूरत मिलता है। यहाँ पे फ्रेंच आया, फ्रेंच को भी मुस्लिमपट्टनम मिला, फ्रेंच को भी सूरत मिला। तो कुछ कुछ ही ऐसा कोस्टल टाउन है, जैसे कि मुस्लिमपट्टनम है, सूरत है गुजरात वाले एरिया में, मुस्लिमपट्टनम आंध्रा वाला रीजन में, यहाँ पे सब आकर के अपना खिचड़ी पका रहे हैं। तीन पावर है, तीन पावर यहाँ भी, तीन पावर यहाँ भी। तो जाहिर सी बात है टसल तो होना वाजिब था, मार धाड़ तो होना वाजिब था। वही सेम चीज होता है, मार होता है आपस में, और आपस में मार होकर के जो सामने से निखरता है वो है इंग्लिश। और डच और फ्रेंच पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, ये तो खैर हम लोगों ने ये स्लाइड हम लोग देख ही रखे हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच आते हैं इंडिया में, फ्रांसिसो मार्टिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पौंडीचेरी का स्टैब्लिशमेंट कौन करता है? पौंडीचेरी शहर को बसाने वाला, बहुत खूबसूरत शहर है, कभी जाइएगा वहां, मजा आ जाएगा देख करके। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन क्या करता है? पौंडीचेरी को स्टैब्लिश करता है।
ठीक है, परमिशन लेकर के। कहाँ से परमिशन लेता है? तमिलनाडु के रीजन से। वहां के जो किंग है, वहां लोकल किंग से परमिशन लेकर के उसको एक टेरिटरी दिया जाता है, वो है होता है पौंडीचेरी। और ये पौंडीचेरी अभी तो उस टाइम तो नाम पौंडीचेरी था, अभी पौंडीचेरी नाम है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा मैप में देखें तो यहाँ पे ये वाला मामला समझ में आएगा कि पौंडीचेरी है कहाँ पे। थोड़ा हम लोग मैप का आइडिया लेना जरूरी है। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन है पौंडीचेरी। ठीक है, यहाँ पे यनम दिखता है, यहाँ पे माहे दिखता है केरला में। तो पौंडीचेरी देखो यहाँ पे है, ये सिर्फ यूनियन टेरिटरी है ना। तो ये यूनियन टेरिटरी सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु के पास एक आइलैंड नेशन नहीं है, यहाँ पे भी यनम है, ये भी इसके अंदर आता है। यहाँ पे माहे है जो कि केरला में है, केरला के आसपास वाले रीजन में, तो ये भी इसके अंदर आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला रीजन किसको मिलता है? फ्रेंच को मिलता है। इसको बसाने वाला मार्टिन है। ठीक है, मार्टिन, ये याद रखने का जरूरत है। ये क्विज में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये शायद बीपीएससी में शायद ये क्वेश्चन आया है। यूपीएससी के स्टेटमेंट वाइज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट ही का क्वेश्चन बीपीएससी उठा उठा करके पूछता है। यूपीएससी का स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन फैक्ट के फॉर्म में बीपीएससी उठा उठा करके पूछा है। तो खैर, हम लोग यहाँ तक देख ही रहे हैं, यहाँ तक ये चीज समझ में आया, ये तो फैक्ट था, ये हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। खैर, वापस से आगे आते हैं। फैक्ट्री का आने वाले दिन में इस्टेब्लिशमेंट अंदर इनलैंड टाउन में, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया वैसे ही फ्रेंच करते हैं। कहाँ पे? कासिम बाजार वाला एरिया, बालासोर। बालासोर आज का उड़ीसा, और कासिम बाजार आज का पटना के आसपास का रीजन। तो ये वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद फिर डच और फ्रेंच। खिचड़ी पका था। अब खिचड़ी पका तो सिर्फ इंडिया में ना पका, बल्कि यूरोप में भी, और बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी खिचड़ी पकता है। और दोनों राइवलरीज, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। तो यही सेम चीज 9 ईयर वॉर में क्या होता है? क्या है 9 ईयर वॉर? थोड़ा हम लोग हल्के से समझते हैं और उसका इफेक्ट देखेंगे, बस हल्का सा इफेक्ट देखेंगे इंडिया में। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई चीज इंडिया में आइसोलेट नहीं है। मतलब अगर कोई चीज पौंडीचेरी में है, एक कोस्टल टाउन में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्टल टाउन में कोई चीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट कहाँ पे है? ग्लोबल इफेक्ट था जो कि लोकल लेवल पे दिखा। वही सेम चीज आज के दौर में भी है। अगर अमेरिका में कोई चीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट आज इंडिया में दिखता है। अगर कोई चीज मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो उसका इफेक्ट आज के इंडिया में दिखता है। अगर कल होकर के कहीं पे भी वॉर हो जाता है तो कल होकर के इंडिया में भी उसका इफेक्ट दिखेगा, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट में, इकोनॉमिकल मार्केट में, या फिर कोई भी चीज में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो यही सेम चीज को क्या कहा गया? इसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। कहने का तो है कि इंडिया ग्लोबलाइज्ड हुआ 1991 में। हालांकि इंडिया ग्लोबलाइज्ड वाकई में 1991 में हुआ इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर टेरिटोरियल वाइज देखा जाए तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर तो उस टाइम से चला आ रहा है ना। तो उस टाइम से ये चीज है, और यही सेम चीज का रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। डच और फ्रेंच का भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिया में। डच और फ्रेंच का कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया में देखने को मिल रहा है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ से है? 9 ईयर वॉर से है। 9 ईयर वॉर कहाँ पे हो रहा है? ये यूरोप वाले पार्ट में हो रहा है, और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, फ्रेंच और डच आपस में लड़ रहे हैं यूरोप में। उसका इफेक्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है, और इंडिया में एक वॉर हो जाता है, और उसकी वजह से डच कैप्चर कर लेता है पौंडीचेरी 1693 में। अभी बसे भी अच्छा दिन भी नहीं हुआ था, अभी तो बस करके सामने ही आया था 1674 में। और ये 1693 में फिर से किसके पास चला जाता है? डच के पास चला जाता है। यानी डच तो मजबूत था उस टाइम, और इसी वजह से जब डच के पास जाता है और फिर एक ट्रीटी होता है, 9 ईयर वॉर जब खत्म होता है 1697 के आसपास, तो 1697 में ट्रीटी ऑफ राइजविक होगा। उसके बाद ये ट्रीटी कहाँ हो रहा है? ये यूरोप में हो रहा है। ये ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ राइजविक, ये ट्रीटी ऑफ राइजविक, राइजविक का संधि यूरोप में हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? इंडिया में दिखेगा। और डच जो कैप्चर किया था पौंडीचेरी 1693 में, डच को वापस करना पड़ेगा पौंडीचेरी, किसको? फ्रेंच को। खैर, अब यहां से 2 पॉइंट सामने आता है। पहला पॉइंट ये है 9 ईयर वॉर। ये 9 ईयर वॉर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में 68 में, शायद 68 में जब ऑप्शनल हुआ था बीपीएससी का एग्जामिनेशन, उसमें 9 ईयर वॉर पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिहाज से पढ़ लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, और ये सेम चीज हम लोग बीपीएससी पीआरई के लिए भी पढ़ रहे, सॉरी प्री के लिए भी पढ़ लिए हम लोग। ट्रीटी ऑफ राइजविक 1697, डच कैप्चर द पौंडीचेरी 1693। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। तो यानी सिर्फ ये 3 पॉइंट से 3 क्वेश्चन तैयार हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देख ही रखा, ये हम लोगों ने देख ही रखा कि कहाँ कहाँ पे टॉन का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा, डच और फ्रेंच का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में फ्रेंच और जितना भी टेरिटरी रहेगा उसका धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। आने वाले दिनों में सूरत उसके हाथ से निकल जाएगा, मुसलीपट्टनम निकल जाएगा। और जो फ्रांसिसो मार्टिन था, जो फ्रांसिसो मार्टिन जो पौंडीचेरी
का इस्टेब्लिशमेंट किया था। वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उसको फ्रेंच गवर्नमेंट देखता था। वो मर जाता है और मरने के बाद एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब पावर वैक्यूम क्रिएट होगा तो और कोई वैसा लीडर अभी तक उभर करके नहीं आएगा। फिर बाद में आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर डुप्लेक्स, जिसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि डुप्लेक्स जो था वो वन ऑफ द एबल गवर्नर था। कहाँ किसका? फ्रेंच का। हालांकि डुप्लेक्स को भी वापस बुला लिया जाता है। कहाँ? फ्रांस। इस वजह से बुला लिया जाता है क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट का कुछ बात को दरकिनार करता है, और डुप्लेक्स को जब वापस बुलाया जाएगा इंडिया से फ्रांस की तरफ, और फिर उसके बाद डुप्लेक्स का कोई जगह नहीं ले पाएगा इन द टर्म्स ऑफ द गवर्नरशिप। और ब्रिटिशर्स एक तरफ उसके पास एक से एक गवर्नर रहेगा, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव हो, चाहे कॉन्डिलैली हो, या फिर आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे गवर्नर देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स में। इसी वजह से ब्रिटिशर्स का राइज होता है, क्योंकि लीडर अच्छा होगा तो आवाम अच्छा होगा, और लीडर अच्छा होगा तो उसके साथ चलने वाले लोग भी अच्छे होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स का लीडर अच्छा था, इसी वजह से ब्रिटिशर्स राइज करता है। डुप्लेक्स तक, फ्रेंच तक का लीडरशिप भी अच्छा था। डुप्लेक्स के जाने के बाद फ्रेंच लीडरशिप खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कैनेटिक वॉर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का। हम लोग जो फ्रेंच अभी फ्रेंच और इंग्लिश का इंग्लिश और फ्रेंच का जो राइवलरी देख रहे हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका शुरुआत कहाँ से होता है, थोड़ा अच्छे से डिटेल से करते हैं इसको। इसका शुरुआत हो रहा है ग्लोबल स्टेज पे, ग्लोबल लेवल पे इसका शुरुआत होगा। इसका इफेक्ट इंडिया में दिखेगा। ग्लोबल लेवल पे एक वॉर चलेगा जिसका नाम है वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन। ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन पर वॉर चलेगा। कहां पे? ये वॉर चलेगा यूरोप में, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पे देखने को मिलेगा? इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होता है कर्नाटिक वाला जो रीजन है, कर्नाटिक क्या है? कर्नाटिक आज का कर्नाटका वाला रीजन को ही कर्नाटिक कहा गया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कर्नाटिक में रूल करने वाला जो था वो हैदराबाद का ही नॉमिनी होता था। और हैदराबाद किसका नॉमिनी होता था? मुगल का नॉमिनी होता था। मुगल गवर्नर, मुगल जो किंग होते थे वो क्या करते थे, वो हैदराबाद वाले जो नवाब था उन लोगों को अपॉइंटमेंट किया था। और इसका हैदराबाद वाला नवाब का चलता था कहाँ पे? कर्नाटिक वाले रीजन में। यहाँ पे पावर वैक्यूम क्रिएट होता है कर्नाटक वाला रीजन में, कर्नाटिक वाला रीजन में। और यहाँ पे पावर वैक्यूम जैसे क्रिएट होगा, वहां का जब रूलर मर जाएगा तब उसके बाद दो पावर उभर करके सामने आएगा, एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच। ब्रिटिश अपना नॉमिनी को बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल नॉमिनी एक्स को, और फ्रेंच अपने नॉमिनी को बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल नॉमिनी जी को, कि आप जाइए वहां पे रूल कीजिए। फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और एक दूसरे में मार करते रहेगा। यही जो मार है, वही जो वॉर है कर्नाटिक के लिए, इसी को कर्नाटिक वॉर कहा गया है, ठीक है। इसी को कर्नाटिक वॉर कहा गया है। और यही कर्नाटिक वॉर को लीड करने वाला फ्रांस की तरफ से डुप्लेक्स रहेगा। डुप्लेक्स वन ऑफ द एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वन ऑफ द एबल गवर्नर रहता है फ्रांस की तरफ से। और जब पहला लड़ाई जब होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये कब हुआ था? यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है 1746 से 1748 के पास। ये वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन का एक स्पिल ओवर इफेक्ट था, ठीक है। ये स्पिल ओवर इफेक्ट था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन का इंडिया में। और फ्रांस किसके अंदर था? डुप्लेक्स के अंदर। और डुप्लेक्स क्या करता है ना, मद्रास को जाकर के कैप्चर कर लेता है। मद्रास को कैप्चर कर लेता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज कि सेंट जॉर्ज भी वहीं पे था। और यहाँ पे एक और लड़ाई होता है, तो सेंट जॉर्ज किसके पास चला जाता है? सेंट जॉर्ज चला जाता है फ्रांस के पास, डुप्लेक्स के पास। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग को देखना है, बैटल ऑफ सेंट थॉम। ये फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक से रिलेटेड है, 1746 में हुआ था। यहाँ पे फ्रेंच हरा देता है कर्नाटिक फोर्सेस को। कर्नाटिक फोर्सेस का जो नॉमिनी होता है, या जैसे हम लोग जो नॉमिनी के बारे में बात किए, फ्रांस और इसका जो नॉमिनी एफ और जेड फॉर एग्जाम्पल, ये जीत जाता है। यहाँ पे तो समझ में ये आया कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में कौन जीता? फ्रांस जीता। कब से कब तक हुआ? 1746 से 1748 तक हुआ। इसका एक पार्ट बैटल ऑफ सेंट थॉम है जो कि 1746 में देखने को मिलता है। और ये ट्रीटी खत्म कैसे होता है? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से खत्म होता है 1748 में। यहीं पर ये समझने वाली बात है कि इंडिया में हो रहा है ट्रीटी, लेकिन इंग्लिश जैसा नाम है, फ्रेंच जैसा नाम है, स्पेनिश जैसा नाम है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि ये वॉर का जो इफेक्ट था वो इंडिया का
बोन ऑफ कंटेंशन नहीं था, ये पॉइंट शुरुआत हुआ था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन से। तो जब वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन खत्म हुआ वहां, और वहां पे ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुआ, तो उसका इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला। और इंडिया में जो इफेक्ट देखने को मिला, उसी की वजह से जो मद्रास, जो डुप्लेक्स कब्जा किया था, जो डुप्लेक्स जीता था, उसको रिटर्न करना पड़ता है ब्रिटिशर्स को। इससे ये पता चला कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे थोड़ा कमजोर रहते हैं, और फ्रेंच यहाँ पे मिलिट्री वाइज थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाते हैं, थोड़ा अपना ताकत को बढ़ाते हैं। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कर्नाटिक वॉर तक ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आने वाले दिनों में कर्नाटिक वॉर में 1751 में जब बैटल ऑफ आर्कोट देखने को मिलेगा, सेकंड कर्नाटिक वॉर में रॉबर्ट क्लाइव का वहां पे पावर हम लोग देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो एक मामूली सा नॉमिनी बन करके, मामूली सा एक क्लर्क बन करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया, यहाँ आकर के गवर्नर जनरल भी बनता है, यहाँ आकर के अच्छे पोस्ट पर भी जाता है। जब वापस इंग्लैंड जाता है तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूरोप, बहुत पैसा लेकर के इंडिया से जाता है। हालांकि उस पर कुछ इल्जाम भी लगाया जाता है, वहां उसके अगेंस्ट उसके ही लोग खड़े भी होते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आखिर में आकर के रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड भी करता है। ठीक है, तो ये तो खैर कहानी था। अब हम लोग सेकंड कर्नाटिक वॉर में 1749 से 1754 वाले में आते हैं। यहाँ पे भी अभी भी कर्नाटिक में, अब कर्नाटिक वाला रीजन यहाँ था, अब हैदराबाद वाला रीजन यहाँ है। अब यहाँ पे भी फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ेंगे, अपने अपने सपोर्ट को, अपने अपने अलाई को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा है अलाई एक्स को, और फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है अलाई जेड को। ये एक्स और जेड कौन है ये हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, इतना एग्जाम में नहीं पूछता है, लंबा कहानी करने से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे जैसे ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली कर्नाटिक में, और फ्रेंच सपोर्टेड द चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग हैदराबाद में, ये सब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस स्लाइड का खूबसूरती बढ़ाने के लिए दे दिया गया है। तो इतना जहन में नहीं रखना है, इतना जहन में याद होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे कर्नाटिक वॉर में। कब हुआ? पहला 1746 से 48 तक, 48 वाला ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल पे जाकर खत्म होता है, फिर दूसरा एक साल बाद जस्ट शुरू हो जाता है 1749 से 1754 तक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, ये फैक्ट है जो कि क्वेश्चन आया है। बैटल ऑफ आर्कोट कब होता है? 1751 में होता है बैटल ऑफ आर्कोट। रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा, क्लेवर स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा 1751 में बैटल ऑफ आर्कोट में। जब आर्कोट को सीज करके से बचाते रहेगा रॉबर्ट क्लाइव अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ, मतलब कुछ अपने फोर्स के साथ वो बैटल जीतता भी है, और बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिकली जीतता है। इसी वजह से उसका वहां पर से राइज दिखने को मिलेगा बैटल ऑफ आर्कोट से। और फिर आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि वो उसको बंगाल भी भेजा जाता है। ठीक है, तो खैर ये 1749 से 1754 तक चला, फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में आकर के खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट बैटल ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल में खत्म हुआ, एक्सला चैपल। सेकंड बैटल खत्म होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में 1746 से 48, 1749 से 54। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो गया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 1763, ये डिसिसिव रहेगा, ये डिसाइड करेगा कि हु विल रूल इंडिया, इंडिया में कौन रहेगा, चाहे फ्रेंच रहेगा या ब्रिटिशर्स रहेगा। ये डिसाइड करने वाला कौन? ये डिसाइड करने वाला थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई होता है, वो होता है बैटल ऑफ द वॉन्डी वॉश। जो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होगा 1760 में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ब्रिटिश के अंदर एरिकूट लीड करेगा, और फ्रेंच के अंदर लाइली द कॉन्ट, लाइला डी कॉन्टी आता है, कॉन्ट डी लाइली जिसको कहा गया, कॉन्ट डी लाइली। ये फ्रेंच की तरफ से लीड करता है और ये हार जाता है। और जब हारता है तो एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। ठीक है, और इसका कनेक्शन 7 ईयर वॉर है जो कि यूरोप में हो रहा है, तो इसका भी कनेक्शन इंडिया में नहीं है, इसी वजह से ट्रीटी ऑफ पेरिस है। अब कुछ लड़ाई होगा पटना में और दरभंगा में, तो नाम रखाएगा भाई पटना ना, या ट्रीटी ऑफ पटना ना, या ट्रीटी ऑफ दरभंगा ना, लेकिन नाम रखा रहा है ट्रीटी ऑफ पेरिस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इसका इफेक्ट कहाँ है, वर्ल्ड का इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया पे। वही सेम चीज, 7 ईयर वॉर हुआ था। 7 ईयर वॉर को असल मायने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल में आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये असल मायने में 5 कॉन्टिनेंट में देखने को मिला था 7 ईयर वॉर। इसी वजह से जब 7 ईयर वॉर खत्म होता है 1763 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस से 1763 में, उसके बाद फ्रेंच पूरी तरीके से हार जाता है और ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से पावर मिल जाता है। ठीक है, फ्रेंच लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, यही कहा गया है यहाँ पे। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है और थोड़ा सा जानने वाला चीज है, ऑलरेडी जो हम लोग जिस पर बात कर चुके हैं वही है।
इंग्लिश क्यों सक्सेस होते हैं? इंग्लिश का सक्सेस होने का सबसे मेन रीजन यहाँ पे है प्राइवेट इंटरप्राइजेस। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद है, प्राइवेट बॉडी थी, बहुत सारे छोटे छोटे मर्चेंट आपस में आए थे, कुछ पैसा लगाए थे और ये आपस में रिस्क भी शेयर कर रहे थे और प्रॉफिट भी शेयर कर रहे थे। हालांकि जो फ्रांस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टेट कंपनी थी, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था। इंडिया के केस में देख सकते हैं ऐसा क्या हुआ। 1991 के बाद जब एलपीजी होता है, दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, और उससे पहले 1947 से 1991 तक स्टेट कंट्रोल रहा, बहुत सारा चीज, बहुत सारा पीएसयूज, है ना। सेल आया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, तो ये सब जो आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ कम था क्योंकि स्टेट कंट्रोल था, ज्यादा अच्छे से बिजनेस नहीं हो पाता था। लेकिन जब एलपीजी का रिफॉर्म आता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, तो यहाँ पे अच्छा काम करता है सारा पीएसयू भी और ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी, तो यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा देखने को मिला। तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। फ्रेंच स्टेट कंट्रोल था, यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता था, यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल होता था, इंटरफेरेंस ज्यादा हो देखने को मिलता था। इसी वजह से फ्रेंच को पावर कम होता है, ब्रिटिशर्स को पावर ज्यादा होता है। नेवल सुप्रीमेटी में फिर ब्रिटिशर्स आगे आ जाते हैं। डुप्लेक्स तक मामला ठीक रहता है फ्रेंच का, उसके बाद फिर अच्छे गवर्नर नहीं आते फ्रेंच के पास। हालांकि ब्रिटिशर्स के पास सर एरिकूड जैसे गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव जैसे गवर्नर आता रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ब्रिटिश का ऑथोरिटी स्टैब्लिश होते रहता है, ब्रिटिश अपने पावर को बढ़ाते रहता है। लोकेशन अच्छा अच्छा मिल गया ब्रिटिशर्स को। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी ही लिमिटेड रह गया, हालांकि बॉम्बे वाला रीजन, मुस्लिम वाला रीजन, आने वाले दिनों में हुगली वाला, पटना, कासिम बाजार वाला रीजन, सब जितना ट्रेड टाउन, इनलैंड टाउन, कोस्टल टाउन, सब किसके पास चला जाता है, ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। इसी वजह से, और उनके पास पैसा आएगा, जब जब पैसा आएगा तब तब पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो खैर अब हम लोग यहाँ तक देख रहे थे, अब हम लोग बस डेनिश के बारे में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक मिनट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बस ये जानना है कि 1616 में आया था। डेनिश कहाँ का है, डेनमार्क वाला है। इसका बस एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पहला फैक्ट्री टैंक के बारे में लगाया था 1620 में। बस यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। हालांकि फैक्ट्री सारा अपना बेच दिया वो लोग, डेनिश किसको, इंग्लिश को। कब बेचा, 1845 में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बस दो क्वेश्चन यहाँ पे है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्रिटिशर्स का एज क्यों है, ये हम लोगों ने पढ़ा। ब्रिटिशर्स को आगे सुप्रीमेसी फ्रेंच के रिलेटेड भी मिलता है, ब्रिटिशर्स को आगे सुप्रीमेसी डच से भी और डेनिश से भी मिलता है, क्योंकि वो सुप्रीम बन जाते हैं, इसी वजह से ज्यादा दिन तक राज कर पाते हैं, और यही को कहा गया ब्रिटिश राज। ठीक है, यही ब्रिटिश राज रहेगा, यही पैसा रहेगा कि जो आने वाले दिनों में नया नया टेक्नोलॉजी को उधर देगा, यही नया नया टेक्नोलॉजी रहेगा, इसी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, है ना। और यही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से ही रेनासा और साइंटिफिक रेवोल्यूशन हर जगह फिर इंग्लैंड से स्पिल ओवर होकर के फ्रांस में और अलग अलग कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खैर अब हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पर। और डैनिश उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसी वजह से हम लोग सिर्फ इसका जो फैक्चुअल क्वेश्चन था, जहां पर से क्वेश्चन आने का संभावना आता है, कहाँ पे पहला फैक्ट्री लगा और कब आया, तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने देखा। और उसके बाद इंग्लिश का रहा बात, तो इंग्लिश की वजह से इंग्लिश का सक्सेस का भी रीजन हम लोगों ने देखा। इंग्लिश एक प्राइवेट बॉडी के तौर पर काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी हम लोगों ने देखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल सारे मर्चेंट लोग तो आपस में मिल गए, उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, लोन के फॉर्म में आएगा। जब सरकार या फिर सरकार के द्वारा जो बैंक होता है वो लोन देगी, तभी तो पैसा आएगा। इसी वजह से वहां पे जो बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, बैंक ऑफ इंग्लैंड पहला ऐसा बैंक बना जो कि पब्लिक लोन देना शुरू किया, रेज्ड मनी थ्रू द पब्लिक लोन। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी बहुत बड़ा रोल था। और याद कीजिए, पोर्टुगीज का पिछड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, कि वो उन लोगों ने हॉस्टिलिटीज दिखाया, उन लोगों का अच्छा संबंध नहीं बन पाया है, चाहे वो हिंदुइज्म के साथ हो चाहे इस्लाम के साथ हो। तो इसी वजह से, और कन्वर्जन ज्यादा देखने को मिला, वो भी फोर्स्ड कन्वर्जन, तो इसी वजह से लोग भी नाराज थे पोर्टुगीज से। तो वही का सेम चीज का फायदा इंग्लैंड भी उठाता है, ब्रिटिशर्स भी उठाते हैं। जब वो लोग आते हैं यहाँ तो सिर्फ ट्रेड करते हैं शुरुआत के टाइम में। वो 1813 का चार्टर एक्ट ही होता है, जब 1813 में चार्टर एक्ट आएगा तभी तो क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला जाएगा कि अब आप जाइए और जाकर के क्रिश्चियनिटी फैलाइए। तो जब 1600 में आया वो लोग, और 1813 यानी 200 साल तक रिलीजन के लेकर के ज्यादा काम नहीं किया ब्रिटिशर्स, इसीलिए इंडिया में टिक भी पाया।
और जब 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी आता है, और यही फिर 1813 के बाद 1857 में 1857 का क्रांति देखने को मिलेगा, और यही क्रिश्चियन मिशनरी के चलते ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलेगा। हर जगह ट्राइब लोग रिवोल्ट करेगा, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो संथाल हो, क्योंकि उन लोगों का फोर्स्ड कन्वर्जन किया जाएगा। यही एक स्पॉन्टेनियस और इनिशियल रीजन भी बनता है। शुरुआत का रीजन भी यही बनेगा कि उन लोगों का जो रिलीजन है, ओल्ड रिलीजन को वो लोग खत्म करने के चाहत में जाते हैं, कहाँ पे, ट्राइबल एरिया में, और क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं, चाहे वो फोर्स्ड कन्वर्जन भी होता है। इसी वजह से एक अहम रीजन बनता है ट्राइबल रिवोल्ट होने का। तो ये चीज को हम लोग आने वाले लेक्चर में, आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और फिर आने वाले वीडियो में हम लोग आगे भी देखेंगे। यहाँ पे एडवेंट ऑफ द यूरोपियन खत्म होता है, यूरोपियनों का आगमन खत्म होता है, ठीक है। अब वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है, ठीक है, खत्म करते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां आप लोग हैं, बस साथ रहिएगा। बाय। ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।